हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है चेन रूल। अब तक हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम किस तरीके से अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब दो से ज्यादा क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि यदि 3 क्वांटिटीज हैं या यदि 4 क्वांटिटीज हैं जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ये भी पॉसिबल है कि एक क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दूसरी क्वांटिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इस तरीके की कंडीशंस में हम किस तरीके से अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्या कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और किस तरीके से वेरियस क्वेश्चंस जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज योर चेन रूल। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। Two quantities are said to be directly proportional if on the increase of one other increases to the same extent। यानी कि दो क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यदि उनके बीच में रिलेशन कैसा है कि यदि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसी एक्सटेंट में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसी रिस्पेक्ट में उसी एक्सटेंट में दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो। यानी कि एक के इंक्रीज के साथ दूसरे इंक्रीज, एक के डिक्रीज के साथ दूसरे डिक्रीज। यदि इस तरीके की कंडीशंस होती हैं तो हम बोलते हैं कि जो दो गिवन क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि यदि हम बात करें कि हमने पेन्स लिए और हमने उनकी कॉस्ट कंसीडर करी, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी है नंबर ऑफ पेन्स, दूसरी क्वांटिटी है कॉस्ट ऑफ द पेन्स। अब यदि जो नंबर ऑफ पेन्स हैं यदि वो 5 है तो जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपीज है। यदि नंबर ऑफ पेन्स सपोज 10 है तो कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज है। यदि पेन्स जो हैं वो आपके 15 हैं तो कॉस्ट कितनी है, 150 रुपीज है। यानी कि यदि हम पेन को इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रही है। जब इस तरीके का रिलेशन होता है तो वी से दैट द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यदि हमें सपोज ये गिवन है कि अगर नंबर ऑफ पेन्स 2 हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। यदि हम मान लेते हैं कि कॉस्ट जो है वो x रुपीज है, हमें इनमें से कोई भी एक रिलेशन गिवन है। सपोज ये गिवन है कि यदि नंबर ऑफ पेन्स 15 है तो उनकी कॉस्ट 150 रुपीज है। यदि नंबर ऑफ पेन्स 2 होंगे तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। अब वी नो कि यदि नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। जब इस तरीके का रिलेशन है सो वी आर सेइंग दैट द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस केस में जो हम एरोज बनाएंगे वो दोनों ही एरोज एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे। यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट वी विल बी सेइंग, जो रेशियो पेन्स का है, पेन्स का रेशियो क्या है, 15:2। It will be equivalent to 150:x। कॉस्ट का रेशियो क्या है, 150 और x का, तो 150:x, और पेन्स का रेशियो क्या है, 15:2। These two ratios will be equal, that means they are proportional। अब यदि दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों ही रेशियो जो हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल है तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म। And product of the means is equivalent to product of your extremes। This is the condition। यानी कि 2 multiplied by 150 जो होगा, 2 multiplied by 150 will be equivalent to 15 multiplied by x। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x will be 2 multiplied by 150 divided by 15, 15, 10, 10 multiplied by 2 will be your 20। यानी कि 2 पेन्स की कॉस्ट 20 रुपीज होगी। यानी कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो हम यदि एरो मेथड यूज करें तो दोनों ही एरोज का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी यदि ये क्वांटिटी को हम x अज्यूम करें और इस क्वांटिटी को हम y अज्यूम करें, तो इन द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। एंड वी नो कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। यानी कि x इज इक्विवेलेंट टू k मल्टीप्लाइड बाय y, जहाँ पे k कोई भी कांस्टेंट है। यानी कि क्या हुआ, x अपॉन y की वैल्यू k हो गई। यानी कि जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा हर कंडीशन में इक्वल ही होता है। यानी x अपॉन y, रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज विल रिमेन सेम थ्रू आउट। यदि हम यहाँ देखें तो 5:50 इज योर 1/10, 10:100 is 1/10,
15:150 इज 1/10, यानी कि जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती हैं तो उन क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है इट इज ऑलवेज सेम। नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। Indirect proportion is जब two quantities are said to be indirectly proportional if on the increase of one other decreases to the same extent। तो दो क्वांटिटीज कब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं? जब एक के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटीज उसी एक्सटेंट में डिक्रीज हो, या फिर एक के डिक्रीज होने पे उसी एक्सटेंट में दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो। यानी एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है सेम एक्सटेंट के अंदर, तो हम बोलते हैं कि जो दो क्वांटिटीज हैं वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका यदि हम एग्जांपल देखें तो यदि हम बोलें कि यदि 4 पर्सन्स हैं, हमने यहाँ पे पर्सन्स ले लिए और यहाँ पे हमने ले लिया कि वर्क ले लिया, डेज, नंबर ऑफ डेज ले लिए कंप्लीट करने के लिए। यदि नंबर ऑफ पर्सन्स 5 हैं तो जो डेज लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में, सपोज दैट इज योर 4 डेज, तो यदि नंबर ऑफ पर्सन्स 4 होंगे तो डेज कितने लगेंगे काम को कंप्लीट होने में? इट विल बी योर 5 डेज। यानी कि क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स डिक्रीज हो रहे हैं तो जो काम को कंप्लीट करने में नंबर ऑफ डेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक के डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो इस तरीके का जब रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज के बीच में, देन वी से दैट द टू क्वांटिटीज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यदि यहाँ पे देखें, यदि हमने इसको माना कि ये क्वांटिटी x है और ये क्वांटिटी जो है वो y है, तो इस केस के अंदर x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। अगेन जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। सो x विल बी इक्विवेलेंट टू k/y। हमने कांस्टेंट ले लिया k, सो एक्स वाई इज इक्विवेलेंट टू k। यानी कि जब दो क्वांटिटीज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हर कंडीशन के अंदर उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम आता है। x और y का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब यदि हम यहाँ बात करें कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करें इस कंडीशन के लिए, तो प्रोडक्ट विल बी योर 20। इस कंडीशन में बात करें 4 and 5, सो इट विल बी योर 20। यानी कि हर कंडीशन में जब दो क्वांटिटीज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हर कंडीशन में उन दोनों का ही प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है। अब सपोज हम ये मान लें कि नंबर ऑफ पर्सन्स 2 है, हमें ये गिवन है कि नंबर ऑफ पर्सन्स 2 हैं तो कितने डेज लगेंगे काम को कंप्लीट होने के लिए। हमने पहले हमें सपोज ये गिवन है कि नंबर ऑफ पर्सन्स यदि 4 हैं तो काम को कंप्लीट करने में 5 डेज लग रहे हैं। अब यदि नंबर ऑफ पर्सन्स 2 होंगे तो कितने डेज लगेंगे काम को कंप्लीट होने में? हमने अज्यूम कर लिया कि जो नंबर ऑफ डेज हैं वो x होंगे। अब क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे जो एरोज होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। यदि एक एरो नीचे की तरफ है तो दूसरा एरो ऊपर की तरफ होगा। यानी कि क्या होगा? 4:2। जो आपके नंबर ऑफ पर्सन है उनका रेशियो क्या है? 4 and 2 है, तो 4:2 विल बी इक्विवेलेंट टू x:5। हमने यहाँ पे 4 को पहले लिया, 4:2 लिया है, तो हम यहाँ पे लेंगे x:5। 4:2 विल बी प्रोपोर्शनल टू x:5। इस केस में प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम्स, यानी कि 2 multiplied by x will be equivalent to 4 multiplied by 5, or we can say x is equivalent to 4 multiplied by 5 divided by 2. 2 2s are 4 and 2 multiplied by 5 will be your 10. यानी कि यदि 2 persons वर्क कर रहे हैं तो उनको काम को कंप्लीट करने में 10 डेज लगेंगे। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम आज तक पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, क्लास 8th में। अब यदि हमारे पास 2 क्वांटिटीज के इंस्टेड हमारे पास मोर देन 2 क्वांटिटीज हैं, then how we will be solving the question. Now let's see an example. Suppose number of students initial condition में 5 हैं, पेंसिल्स जो है 18 हैं, तो उनको कंप्लीट होने में, मतलब उन पेंसिल्स को यूज करने में टोटल 9 डेज लग रहे हैं। अब यदि स्टूडेंट्स 15 हैं और पेंसिल्स 66 हैं, तो इन्हें कंप्लीट यूज होने में कितने डेज लगेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी स्टूडेंट है, एक क्वांटिटी पेंसिल है, एक क्वांटिटी आपकी नंबर ऑफ डेज है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। दिस इज द अननोन। हमने मान लिया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज आएंगे वो x आएंगे।
अब देखिए, हम जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स का डेज के साथ फाइंड आउट करेंगे, हम रिलेशन फाइंड करेंगे पेंसिल्स का डेज के साथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारा जो अननोन है इट इज योर डेज। अब यदि स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज पेंसिल को कंज्यूम करने के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो पेंसिल्स का कंजम्पशन जो है वो कम दिन में खत्म हो जाएगा। यानी कि यदि ये चीज इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कम दिन के अंदर हमारी जो पेंसिल्स है वो कंज्यूम हो जाएगी। यानी कि एक के इंक्रीज के साथ दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, यानी स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ डेज दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम ये मान लेते हैं कि डेज हमने इस तरीके का एरो ले लिया, जो हमें फाइंड आउट करना है तो डेज का हमने ये एरो ले लिया। तो अब क्योंकि स्टूडेंट और डेज जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्टूडेंट्स वाला जो एरो होगा इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यदि देखें कि पेंसिल्स और डेज में यदि नंबर ऑफ पेंसिल्स इंक्रीज होंगी तो नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज हो जाएंगे। यदि पेंसिल ज्यादा होंगी हमारे पास तो वो ज्यादा दिन तक कंज्यूम कर सकेंगे, यानी कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, यानी पेंसिल्स एंड डेज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो इसका एरो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में डेज का एरो जा रहा है। अब हम किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, डेज जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम उसको प्रोपोर्शनैलिटी के राइट हैंड साइड में रख रहे हैं और स्टूडेंट्स और पेंसिल्स को हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। स्टूडेंट्स का एरो कैसे है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारा जो रेशो होगा इट विल बी 15:5। जो स्टूडेंट्स का रेशो होगा वो 15:5 होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेज के। सो ये एरो हुआ तो 15:5 हो गया। पेंसिल्स का एरो क्या है, 18:66। तो पेंसिल का एरो ले लिया हमने 18:66। दे बोथ आर प्रोपोर्शनल टू, दे बोथ आर प्रोपोर्शनल टू योर डेज। अब हम किस तरीके से लेंगे, डेज का एरो क्या है, इस तरीके से है, तो इट इज योर 9:x, 9:x। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज द फर्स्ट टर्म, 5 मल्टीप्लाइड बाय 66 is the second term, 9 is the third term and x is your fourth term. Now they are proportional. अगर ये proportional हैं तो product of means will be equivalent to product of your extremes. यानी कि product of means देखें तो it will be 5 multiplied by 66 multiplied by 9. It is equivalent to 15 multiplied by 18 multiplied by x and we have to find the value of x। यानी कि जब दो से ज्यादा क्वांटिटीज हमें गिवन होती है तो जो भी अननोन है उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी क्वांटिटीज का रिलेशन देखते हैं। यदि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरो सेम डायरेक्शन में होंगे, यदि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी के राइट हैंड साइड में रखा, बाकी सारी क्वांटिटीज को, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हैं, इट इज इवन पॉसिबल दैट देयर आर 4 क्वांटिटीज, इन दैट केस वी विल बी टेकिंग 3 क्वांटिटीज ऑल टुगेदर ओवर हियर और हम जो 3 क्वांटिटीज है उनका प्रोडक्ट हम लेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो सेम एरो है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एरो है। नाउ इफ वी विल बी सॉल्विंग ओवर हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x विल बी 5 multiplied by 66 multiplied by 9 divided by 15 multiplied by 18. Now we will be solving 5 3s are 15, 3 22, 3 9 2s are 18, 2 11 times, so it is your 11। यानी कि यदि 15 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ पेंसिल 66 हैं तो वो हमारे 11 डेज तक यूज में आएंगी। So this is the simple concepts of your direct proportion, of your indirect proportion. When the number of quantities are more than 2, how we will be using it, all that we will be understanding in the questions which are asked in various competitive examinations. Now let's understand how to use the concept which we have learned just now in solving various problems. So here is the first question. If 40 men working 12 hours a day can complete a work in 8 days, then how many men working 4 hours a day can complete the same work in 16 days? तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटीज क्या क्या हैं, नंबर ऑफ मेन है, आवर्स हैं और आपके डेज हैं। ये हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, तो हम सबसे पहले क्वांटिटीज लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मेन हमने ले लिया, हमने आवर्स ले लिए और हमने ले लिया डेज ले लिया, ये हमारी क्वांटिटीज हैं। अब यदि मेन है हमारे पास 40 और नंबर ऑफ आवर्स जो है वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 12, तो नंबर ऑफ डेज कंप्लीट करने में लग रहे हैं 8।
देन हाउ मेनी मेन हमें फाइंड आउट करना है. हम मान लेते हैं x मेन्स हैं, वर्किंग 4 आवर्स अ डे. अब वर्किंग आवर्स हैं 4, कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज, और नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 16. ये हमारे पास कंडीशंस गिवन है. 3 क्वांटिटीज हैं. 1 क्वांटिटी है नंबर ऑफ मैन, सेकेंड क्वांटिटी है नंबर ऑफ आवर्स, और थर्ड क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज. अब हम इन दोनों ही क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड करेंगे मैन के साथ. यदि नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो काम को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ मेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. यदि वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मेंस रिक्वायर्ड विल बी लेसर. यानी कि आवर्स में और मेन में इनडायरेक्ट वेरिएशन है. इनडायरेक्टली दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यानी कि यदि मेन का एरो ये है तो आर्स के लिए एरो क्या होगा? दिस विल बी द एरो, क्योंकि आर्स इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ मेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. सो दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाए तो भी नंबर ऑफ मेन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. यदि हमको काम कंप्लीट करने के लिए ज्यादा दिन मिल रहे हैं तो हमें जो मैन है रिक्वायर्ड काम कंप्लीट करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. यानी कि मैन और नंबर ऑफ डेज भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हम जो भी क्वांटिटीज हैं उनका रिलेशन उसी से फाइंड करेंगे जो भी अननोन है. यानी कि आवर्स का भी रिलेशन हम मेन से फाइंड करेंगे, डेज का भी रिलेशन हम मेन से फाइंड आउट करेंगे. तो ये दोनों ही इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो अगेन इसका एरो भी इधर की तरफ जाएगा. तो अब यदि हम देखें तो पहले यदि हम आवर्स लेते हैं तो आवर्स का एरो कैसे जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. यानी कि वी विल बी टेकिंग 4:12. हम रेशो क्या लेंगे? 4:12 का रेशो लेंगे. अब जो डेज हैं उनका रेशो भी नीचे से ऊपर जा रहा है. यानी वी विल बी टेकिंग 16:8. दे आर प्रोपोर्शनल टू. मैन का एरो क्या है? नीचे से ऊपर से नीचे है. यानी कि इट इज 40:x. सो दिस रिलेशन विल बी 40:x. तो ये हमारी इक्वेशन फ्रेम हो गई. यानी कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू योर 40:x. अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम्स. यानी कि 4 multiplied by 16 multiplied by x is equivalent to 12 multiplied by 8 multiplied by 40. If we will be solving it further, we will be getting the value of x. So x will be 12 multiplied by 8 multiplied by 40 divided by 4 multiplied by 16. Now 8 2s are 16, 2 6 is 12, 4 10 is 40. So it is 10 multiplied by 6, that is your 60. 60 men will be required if number of hours they are working is 4 and number of days they are working is your 16. So number of persons, number of men required will be your 60. Now the second question is, a canteen requires 651 bananas for a week. वीक के लिए टोटल बनानास कितनी रिक्वायर्ड है? 651 बनानास रिक्वायर्ड है. नाउ टोटली हाउ मेनी बनानास विल इट रिक्वायर फॉर मंथ्स ऑफ अप्रैल, मई एंड जून? तो यहाँ पे हमारे पास दो ही क्वांटिटी है. एक क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज और एक क्वांटिटी है नंबर ऑफ बनानास. तो हमने एक क्वांटिटी ले ली बनाना, नंबर ऑफ बनानास इट इज, एंड इट इज योर नंबर ऑफ डेज. बनानास है 651. यदि नंबर ऑफ डेज हैं 7, अगर 7 डेज हैं तो नंबर ऑफ बनाना जो रिक्वायर्ड है इट इज योर 651. अब नंबर ऑफ डेज वी नीड टू कैलकुलेट. अप्रैल है, मई है, जून है, ये 3 मंथ्स हमारे पास हैं. तो अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं? इट इज योर 30 डेज. अप्रैल में 30 हो गए, मई में आपके 31 हो गए और जून में आपके 30 डेज हो गए. टोटल इट इज योर 91 डेज. तो 7 डेज में यदि 651 बनानास कंज्यूम हो रहे हैं, कैंटीन की रिक्वायरमेंट है, तो 91 डेज में कितने बनानास रिक्वायर्ड होंगे? वी आर अज्यूमिंग दैट द एक्स नंबर ऑफ बनानास विल बी रिक्वायर्ड. नाउ अब हम इनमें देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से. यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे तो बनाना की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी. यानी बोथ द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो एरोज विल बी इन द सेम डायरेक्शन. अब हम इनका रेशो लेते हैं. 651 is to x will be equivalent to 7 is to 91. जो इनका रेशो है 7 is to 91, it is equivalent to 651 is to x. Product of means will be equivalent to product of your extremes. So 651 multiplied by 91, it is equivalent to x multiplied by 7. So what the value of x will be? It will be 651 multiplied by 91 divided by your 7. 7 1 is 7, 2 7 3s are 21. Now 651 into 13.
651 into 13 if we will be doing 3 1 is 3, 3 5 is 15, 5 carry over 1, 6 3s are 18 and 1 19, 0, it will be 6 5 1, so it will be 3 6 9 and 5 14, 4 carry over 1, 6 7 and 8, so it will be 8463 bananas will be required in 91 days. That is the months of your April, May and June. This is how we will be solving the questions. Now let's see some different type of questions. So here is the third question. Two persons working 2 hours a day assembled 2 machines in 2 days. The number of machines assembled by 6 persons working 6 hours a day in 6 days is. हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ मशीन्स. तो यहाँ पे क्वांटिटीज कितनी है? नंबर ऑफ मशीन इज वन ऑफ द क्वांटिटी, नंबर ऑफ पर्सन इज वन ऑफ द क्वांटिटी, आवर्स इज वन ऑफ द क्वांटिटी, 2 hours a day, so all these are, and number of days is even a quantity. तो ये सारी इतनी सारी क्वांटिटीज हैं हमारे पास. तो नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हमने क्वांटिटी ले ली नंबर ऑफ मशीन्स. हाउ मेनी मशीन्स कैन बी बिल्ट. सो हमने एक क्वांटिटी ले ली मशीन, एक क्वांटिटी ले ली हमने पर्सन्स, एक क्वांटिटी ले ली हमने आवर्स और एक क्वांटिटी ले ली हमने डेज. दीज आर द क्वांटिटीज. मशीन्स कितनी बन रही हैं? 2 मशीन्स बन रही हैं, 2 डेज में बन रही हैं. तो 2 मशीन्स बन रही हैं, 2 डेज में बन रही हैं. यदि 2 hours अ डे काम हो रहा है तो, और नंबर ऑफ पर्सन्स इज इवन 2. सो फर्स्ट कंडीशन में सभी कुछ 2 है, 2 मशीन्स बन रही हैं इफ 2 persons आर वर्किंग फॉर 2 hours अ डे फॉर 2 days. नाउ द नंबर ऑफ मशीन्स असेंबल्ड बाय 6 persons. Persons is 6, working hours is 6 and number of days is 6. So कितनी machines बनेगी? We are assuming कि number of machines will be your x. So this is the question given to us. हमने इसको frame कर लिया कि क्या क्या quantities given है और क्या क्या conditions हमें given है. All this we have assembled over here. अब हमें रिलेशन किसका फाइंड करना है? मशीन्स का रिलेशन फाइंड करना है पर्सन्स के साथ, आवर्स के साथ और डेज के साथ. तो सबसे पहले हम मशीन का एरो तो इस तरीके से लगा देते हैं. अब हम देखेंगे मशीन्स का रिलेशन बाकी सबके क्वांटिटीज के साथ में डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है. अब देखिए, यदि नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होंगे तो जो मशीन्स बन रही हैं वो भी इंक्रीज होंगी. नंबर ऑफ पर्सन्स के इंक्रीज होने के साथ जो नंबर ऑफ मशीन्स बनेंगी वो भी इंक्रीज होंगी. सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये एरो इस तरीके से आ गया. अब यदि नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होंगे, अगर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंक्रीज होंगे, देन ऑल्सो योर नंबर ऑफ मशीन्स विल इंक्रीज. जितना ज्यादा देर तक काम किया जाएगा उतनी ही ज्यादा मशीन्स फॉर्म होगी. यानी कि इसका रिलेशन भी डायरेक्टली है मशीन्स के साथ. आवर्स और मशीन्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंक्रीज होंगे तब भी जो मशीन्स बन रही हैं वो इंक्रीज होंगी. यानी अगर डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो मशीन्स इंक्रीज हो रही हैं, दे आर इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इन सब के एरोज का जो डायरेक्शन होगा वो सेम ही हो जाएगा. अब हम देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स का रिलेशन हम ले लेते हैं. 2:6 हो गया इनका रेशो. तो दिस इज योर 2:6. आवर्स का रिलेशन इट इज योर 2:6. डेज का इट इज योर 2:6. दे आर प्रोपोर्शनल टू 2:x and we have to find the value of x. Again, product of means will be equivalent to product of your extremes. यानी कि 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by x. So 2 into 2 into 2 into x will be equivalent to 6 into 6 into 6 into 2. 6 into 6 into 6 into 2. This is the relation. Now we have to find the value of x over here. So x will be 6 into 6 into 6 into 2 divided by 2 into 2 into 2. 1 2 cancel. 2 3s are 6. 2 3s are 6. 3 3s are 9 and 6 9 is 54. So 54 machines will be assembled if 6 persons will be working 6 hours a day for 6 days. तो कितनी machines बनेंगी? It will be your 54 machines will be assembled. Now the next question is, if 10 men or 20 boys, either 10 men या फिर 20 boys can make 260 mats in 20 days. अगर या तो 10 men वर्क कर रहे हैं या फिर 20 boys वर्क कर रहे हैं तो वो 260 mats बना रहे हैं 20 days के अंदर. Then how many mats will be made by 8 men
and 4 boys in 20 days. Now जो काम कर रहे हैं वो 8 men काम कर रहे हैं, साथ में 4 boys भी काम कर रहे हैं. पहली कंडीशन में या तो 10 men काम कर रहे थे या 20 boys काम कर रहे थे, वो 260 minutes बना रहे थे 20 days के अंदर. अब यहाँ पे 10 men और 20 बॉयज नहीं है, यहाँ पे है 8 men भी काम कर रहे हैं और 4 बॉयज भी काम कर रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे, या तो 8 men और 4 बॉयज को मेंस में कन्वर्ट कर लेंगे कि ये कितने मेंस के इक्विवेलेंट है, या फिर हम क्या करेंगे, इन सबको बॉयज में कन्वर्ट कर लेंगे. तो पहले हमारा जो फर्स्ट रिलेशन गिवन है कि 10 men इट इज इक्विवेलेंट टू 20 बॉयज, यानी 10 men जितना काम कर रहे हैं उतना काम 20 बॉयज कर रहे हैं, यानी कि 1 man जितना काम कर रहे हैं उतना 2 boys काम कर रहे हैं. 2 boys मिलके जितना काम कर रहे हैं उतना काम 1 man कर रहे हैं. अब यदि हम 8 men एंड 4 boys का वर्क देखें, यदि हम इसको मेंस में कन्वर्ट करें या फिर हम इनको बॉयज में कन्वर्ट करें, सपोज हम इनको बॉयज में कन्वर्ट करते हैं, तो यदि 1 man इक्विवेलेंट है 2 boys के, तो 8 men विल बी इक्विवेलेंट टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज योर 16 boys के इक्विवेलेंट हो गए. 16 बॉयज और 4 बॉयज तो और काम कर ही रहे थे, तो टोटल बॉयज कितने हो गए, 20 बॉयज काम कर रहे हैं. तो पहले भी वो वर्क जो था वो 20 बॉयज ही कर रहे थे, या तो 10 men थे या फिर 20 बॉयज थे, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इज सेम इन दिस केस. अगर हम देखें तो नंबर ऑफ डेज पहले भी 20 डेज था और अभी भी 20 डेज ही है, यानी नंबर ऑफ डेज इज इवन सेम. नंबर ऑफ पर्सन जो भी थे वो भी सेम है, नंबर ऑफ डेज भी सेम है, यानी कि वर्क जो होगा वो भी सेम ही होगा. यानी कि जो अगर 8 men और 4 boys साथ में काम करते हैं तो दे विल बी मेकिंग 260 मैट्स ही बनेंगे, बिकॉज 10 men काम करें या 20 boys काम करें, इट इज इक्विवेलेंट टू योर 8 men एंड 4 boys. So if number of persons are same means either man or boy, number of days is even same, so number of mats which will be made that will even be same, so it will be your 260 mats. Now here are some different questions. So question number 5 is 20 men complete 1/3 of a piece of work in 20 days. How many more men should be employed to finish the rest of the work in 25 more days? यानी कि इनिशियल 1/3 जो वर्क है वो 20 men ने कंप्लीट किया है 20 डेज के अंदर, तो बाकी का जो भी रिमेनिंग वर्क है उसे कितने लोग मिलके, कितने मेन मिलके कंप्लीट करेंगे इन 25 डेज. नाउ लेट्स सी द क्वांटिटीज. हमारे पास क्वांटिटीज क्या क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मेन हमें फाइंड आउट करने हैं. तो एक क्वांटिटी तो है मेन, दूसरी क्वांटिटीज है हमारे पास नंबर ऑफ डेज, और एक क्वांटिटी है हमारे पास वर्क. इनिशियली जो मैन है वो 20 मैन थे, उन्होंने कंप्लीट किया 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट किया इन 20 डेज. दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस कि इनिशियली 20 मैन थे, उन्होंने 20 डेज वर्क किया और उन्होंने 1/3 वर्क कंप्लीट किया. यदि 1/3 वर्क कंप्लीट हुआ है तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इट विल बी 2/3. कैसे हुआ, टोटल वर्क 1 था, उसमें से 1/3 कंप्लीट हो गया, सो वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग इट, सो इट विल बी 3 minus 1 that is 2/3 वर्क जो है वो रिमेनिंग है. यानी अब जो वर्क होना है वो 2/3 वर्क होना है. नंबर ऑफ मेन कितने लगेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. सो वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज योर x एंड नंबर ऑफ डेज इज योर 25 नंबर ऑफ डेज है. अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे मेन का और डेज का, मेन का और वर्क का. यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो काम करने के लिए नंबर ऑफ मैन जो रिक्वायर्ड होंगे वो कम हो जाएंगे. यदि नंबर ऑफ डेज हमें ज्यादा मिल रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो उस काम को उतने लंबे समय में करने के लिए हमारे को नंबर ऑफ पर्सन जो रिक्वायर्ड होंगे वो कम हो जाएंगे. यानी कि नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यदि हम मैन का डायरेक्शन ये ले लेते हैं तो जो डेज का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यदि हमारे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें सेम काम को कंप्लीट करने के लिए जो मैन है उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. सो अगर हमने मैन का एरो ये ले लिया है तो हम डेज का एरो इस तरीके से ले लेंगे. अब वर्क, यदि वर्क इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क विल इवन इंक्रीज. यदि काम ज्यादा है तो ज्यादा लोग लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, काम यदि कम है तो कम लोग लगेंगे. यानी कि नंबर ऑफ मेन एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो इसका एरो भी हम इस तरीके से ले लेंगे. नाउ डेज हम लेते हैं, एरो हमारा क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है एरो, तो वी विल बी टेकिंग डेज का हमने लिया 25:20. रेशो कैसा होगा, 25:20 हो जाएगा. वर्क का रेशो क्या, एरो कैसा है, इस तरीके से है, सो इट विल बी 1/3:20.
2/3। ये हमारा एरो ऐसे है 1/3 is to 2/3। दे आर प्रोपोर्शनल टू, मैन का एरो इस तरीके से है, so it will be your 20:x. This will be the equation framed. Now again the product of means is equivalent to product of your extremes, so it will be 20 multiplied by 2/3 multiplied by 20, it is equivalent to 25 multiplied by 1/3 multiplied by x. We have to find the value of x over here. सभी कुछ multiplication में है, so हम इन threes को cancel कर सकते हैं. We can do that. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x will be 20 into 20 into 2 is even there divided by your 25. 5 is 25, 5 4s are 20, 5 4 are 20, 4 4 is 16, 16 2s are 32. So total men required will be your 32. हमें मेंस चाहिए इस remaining 2/3 वर्क को कंप्लीट करने के लिए. Now the next question is, if 5 engines consume 6 metric tons of coal when each is running 9 hours a day, how many metric tons of coal will be needed for 8 engines each running 10 hours a day, it being given that 3 engines of the former type, मतलब पहले के जो 3 engines हैं वो consume as much as 4 इंजन्स ऑफ द लेटर टाइप. जो सेकंड कंडीशन में जो गिवन है इंजन, उसका जो एफिशिएंसी है, उनकी जो रेट है वो 4 इंजन्स इक्वल है आपके 3 इंजन्स प्रीवियस वाली कंडीशन की. जो पहले वाली जो कंडीशन है उसमें जो इंजन्स यूज हो रहे हैं उसके 3 इंजन्स ऑफ दिस टाइप प्रीवियस वन कंज्यूम एज मच एज 4 इंजन्स ऑफ द लेटर टाइप. नाउ अब सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटीज को सेलेक्ट करेंगे. हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना मेट्रिक टन्स कोल कंज्यूम हो रहा है. तो हम कोल को एक हमने क्वांटिटी ले लिया. दूसरा क्वांटिटी हुआ इंजन्स, नंबर ऑफ इंजन्स. तीसरा क्वांटिटी हुआ नंबर ऑफ आवर्स. देन दिस मच. नाउ वन इज योर रेट, जो हमें गिवन है कि 3 इंजन्स ऑफ द फॉर्मर टाइप कंज्यूम एज मच एज 4 इंजन्स ऑफ द लेटर टाइप. तो ये हमारी एक और क्वांटिटी हो गई. अब हमको जो भी गिवन है वो हम इस टेबल में फॉर्म करते हैं. कोल हमारा फर्स्ट कंडीशन में 6 मेट्रिक टन ऑफ कोल कंज्यूम हो रहा है. इंजन्स हैं 5 एंड आवर्स हैं 9, और जो प्रीवियस वाले की एफिशिएंसी है, रेट है, वो है 1/3. क्योंकि 3 इंजन्स हैं तो हमने 3 इंजन्स को 1/3 कर दिया, इसकी रेट निकालनी. सो इट इज योर 1/3. सेकेंड कंडीशन में कोल हमें फाइंड आउट करना है. हम अज्यूम कर लेते हैं कि x मेट्रिक टन ऑफ कोल कंज्यूम हो रहा है. सेकेंड कंडीशन के अंदर इंजन्स हैं हमारे 8, वर्किंग आवर्स हैं 10 आवर्स अ डे, एंड एफिशिएंसी जो रेट है इनकी वो 4 इंजन्स ऑफ द लेटर टाइप, दैट मीन्स 1/4. अब ये हमें गिवन है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है इंजन्स का, आवर्स का, रेट का विद रिस्पेक्ट टू कोल. अब देखिए, यदि नंबर ऑफ इंजन्स इंक्रीज होंगे तो कोल का कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा इंजन होंगे उतना ही ज्यादा कोल का कंजम्पशन होगा. यदि कोल का हम एरो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं तो इंजन और कोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, सो इसका एरो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा. यदि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो भी कोल का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा. तो यदि नंबर ऑफ आवर्स 9 से 10 हो रहा है तो कोल का कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा. सो अगेन आवर्स एंड कोल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इनका एरो का डायरेक्शन सेम ही हो जाएगा. रेट, यदि रेट इंक्रीज होगी तो भी कोल का कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रेट से आपका मशीन वर्क करेगी उतना ही ज्यादा हमारा कोल भी कंज्यूम होगा. यानी इफ रेट इज इंक्रीजिंग देन ऑल्सो योर कोल विल बी इंक्रीजिंग. सो इसका रिलेशन भी हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा. तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. सो इंजन, आवर्स, रेट ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कोल. अब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे. पहले इंजन का ले लेते हैं. एरो इज 5:8, तो हमने इंजन का ले लिया 5:8. आवर्स का हमने लिया 9:10. रेट का लिया 1/3:1/4. दे आर proportional to coal, that is your 6:x. Again, product of the means will be equivalent to product of your extremes. So we will be doing it 8 multiplied by 10 multiplied by 1/4 multiplied by 6. It is equivalent to 5 multiplied by 9 multiplied by 1/3 multiplied by x. Now 4 2s are 8, 3 3s are 9.
Now we will be finding the value of x. So value of x will be, here it is your 2, here it is your 10, then it is 6 divided by, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये 3 हुआ. So 5 2s are 10, 3 2s are 6, 2 2 4 and 4 2s are 8. So जो coal का consumption होगा, that will be your 8 metric tons of coal will be needed for 8 engines running 10 hours a day with this rate. So this is how we will be framing the equation. We will be finding it out that what is the relation of the unknown quantity with the rest all the quantities. Accordingly, we will be making the arrows and we will be framing the equation. Now let's understand some more various type of questions. So here is the 7th question. If 9 men working 7.5 hours a day can finish a piece of work in 20 days, then how many days will be taken by 12 men working 6 hours a day to finish the work? It is being given that 2 men of later type work as much as 3 men of former type. यानी कि जो आपके 2 मैन है लेटर टाइप के सेकंड कंडीशन के, वो उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि 3 मैन ऑफ फॉर्मर टाइप. प्रीवियस कंडीशन के जो 3 मैन है वो जितना काम कर रहे हैं वो सेकंड कंडीशन के 2 मैन के इक्विवेलेंट है. यानी गिवन कितना है, 2 मैन का वर्क जितना है वो इक्वल है 3 मैन ऑफ लेटर टाइप. 3 मैन ऑफ लेटर टाइप का जो वर्क है वो इक्वल है 3 मैन ऑफ फॉर्मर टाइप. ये हमें गिवन है कि जो 2 मैन का काम है लेटर टाइप वाले, उनका काम इक्वल है 3 मैन ऑफ फॉर्मर टाइप. अब लेटर टाइप में मैन कितने हैं, 12 मैन हैं. यदि हम इनको चेंज कर लें, जो लेटर टाइप के मैन हैं उनको फॉर्मर टाइप के मैन में कन्वर्ट कर लें, या फिर फॉर्मर टाइप के जो मैन हैं उनको लेटर टाइप के मैन में कन्वर्ट कर लें, तो दोनों तरीके के मैन का जो एफिशिएंसी है वो सेम हो जाएगा. तो हमने क्या किया कि 2 मैन की लेटर टाइप की एफिशिएंसी जो इक्वल है 3 मैन फॉर्मर टाइप के, तो 1 मैन की कितनी होगी, इट विल बी 3/2. और 12 मैन है तो 12 मैन जो लेटर टाइप है वो कितना, उनका वर्क किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 6 is 12, यानी कि 18 मैन ऑफ फॉर्मर टाइप. जो आपके 12 मैन है लेटर टाइप वो उतना काम कर रहे हैं जितना 18 मैन फॉर्मर टाइप वाले काम कर रहे हैं. नाउ हम देखते हैं कि क्वांटिटीज कौन कौन सी हमें गिवन है. क्वांटिटीज हैं, एक तो नंबर ऑफ मैन, दूसरा क्वांटिटी है हमारे पास आवर्स, और तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास नंबर ऑफ डेज. दीज आर द क्वांटिटीज गिवन टू अस. अब इनिशियली 9 मैन थे, अब उसी टाइप के सेम ही फॉर्मर टाइप के ही हमारे पास सेकंड कंडीशन में जो 12 मैन थे वो कितने हो गए, 18 मैन के इक्विवेलेंट हो गए. तो ये हो गया 18 मैन. नंबर ऑफ आवर्स इनिशियली इट वाज 7 to 14 and 15/2, 15/2 आवर्स थे. लेटर द आवर्स वाज योर 6 आवर्स. पहले हमें कंडीशन के अंदर 20 डेज लग रहे थे काम को करने के अंदर. नाउ हाउ मेनी डेज इट विल बी रिक्वायर्ड, दैट वी हैव टू फाइंड. वी आर अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इज योर x. अब हम देखेंगे डेज का रिलेशन मैन के साथ, डेज का रिलेशन आवर्स के साथ. यदि हम मान लेते हैं कि इसका एरो हम का डायरेक्शन हमने ये ले लिया, जो हमें फाइंड आउट करना है उसका एरो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि जो नंबर ऑफ डेज है उसका एरो हमने इस तरीके से लिया. यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे तो हमें काम करने के लिए जितने मैन चाहिए वो कम चाहिए. यानी कि यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड विल बी लेस. यानी कि नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा. अब यदि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हमारे इंक्रीज होंगे तो भी हमें जो नंबर ऑफ डेज काम को कंप्लीट करने में वो कम लगेंगे. यदि हम पर डे नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज कर लें काम के, तो हमारे को क्या होगा, नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड होंगे काम को कंप्लीट करने में वो कम हो जाएंगे. यानी नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ डेज दे आर इवन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो जो डेज का एरो ये है तो आवर्स का एरो इस तरीके से हो जाएगा. नाउ विल बी फ्रेमिंग द इक्वेशन. मैन का एरो किधर की तरफ है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इट इज इन 18:9. 18:9. आवर्स का एरो हुआ from here to here, so it is your 6:15/2. they are proportional to, days का एरो इधर है, 20:x. now again we will be making product of the means will be equivalent to product of your extremes. so it will be 9 multiplied by 15/2 multiplied by 20. product of these we have taken. now we are taking product of extremes. it will be equivalent to 18 multiplied by 6 multiplied by x. 2
10 is 20. So x will be 9 multiplied by 15 multiplied by 10 divided by your 18 into 6. इन दोनों को हमने डिवीजन में ले लिया. So it will be 9 2s are 18, 6 so 3 2s are 6, 3 5 is 15, 2 5 is 10, 5 5 is 25. So 25 by 2. That is this much number of days will be required. 25 and half. 25 by 2. That is 12 and half number of days will be required to complete the work. This is how we will be finding it out. Now the next question is, a team of workers was employed by a contractor who undertook to finish 360 pieces of an article in a certain number of days, making 4 more pieces per day than was planned. They could complete the job a day ahead of schedule. How many days did they take to complete the job? अब देखिए गिवन क्या है हमें कि एक टीम है वर्कर्स की जिन्होंने किसी काम को किया, 360 पीसेस बनाए किसी भी आर्टिकल के और उसको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में बनाए. तो नंबर ऑफ डेज हमें गिवन नहीं है और टोटल 360 पीसेस ऑफ आर्टिकल बने हैं और टीम ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स भी हमें गिवन में नहीं है. नाउ मेकिंग 4 मोर पीसेस पर डे, यदि जितने पीसेस वो फर्स्ट कंडीशन में बना रहे हैं उससे 4 पीसेस ज्यादा वो बनाते, जितने भी बना रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में जितने भी आर्टिकल्स वो पर डे बना रहे हैं उससे यदि 4 नंबर ऑफ पीसेस यदि वो ज्यादा बनाते पर डे, देन व्हाट्स प्लान दे कुड कंप्लीट द जॉब अ डे अहेड ऑफ शेड्यूल. तो उनका जो काम है वो 1 डे पहले ही कंप्लीट हो जाता. सो हाउ मेनी डेज डिड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा. सो हम ये मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज योर एक्स. इनिशियल जो कंडीशन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज योर एक्स, यानी कि एक्स डेज के अंदर 360 पीसेस आर्टिकल के बने हैं. यानी कि 1 डे के अंदर कितने पीसेस आर्टिकल के बने हैं, पीसेस ऑफ आर्टिकल इन अ डे. इन अ डे विल बी योर 360 डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि यदि नंबर ऑफ डेज एक्स लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में फर्स्ट कंडीशन में, तो टोटल 360 पीसेज ऑफ आर्टिकल बन रहे हैं. यानी कि 1 डे के अंदर कितने आर्टिकल बनेंगे, इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय एक्स. इतने नंबर ऑफ आर्टिकल 1 डे में बनेंगे. अब जब सेकेंड कंडीशन है उसमें वो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं वो 4 मोर बन रहे हैं. जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पहले बने थे 360 अपॉन एक्स, जो सेकेंड कंडीशन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं दैट इज योर 360 अपॉन एक्स प्लस 4. इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं और नंबर ऑफ डेज जो काम को कंप्लीट करने में लग रहा है वो 1 डे कम लग रहा है. यानी जो पहले एक्स डेज लग रहे थे वो अब एक्स माइनस 1 डे लग रहे हैं. तो यदि हम इक्वेशन फ्रेम करें इसकी, क्वांटिटीज हो गई हमारे पास नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पीसेस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे. आर्टिकल्स इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये हमारी 2 क्वांटिटीज हो गई. अब डेज कितने हैं, पहले हैं x और सेकेंड कंडीशन में है x माइनस 1. नंबर ऑफ आर्टिकल्स फर्स्ट कंडीशन में बन रहे हैं 360 अपॉन एक्स और सेकेंड कंडीशन में बन रहे हैं 360 अपॉन एक्स प्लस 4. अब देखिए यदि नंबर ऑफ डेज अगर आपके ये देखें हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं पर डे. नंबर ऑफ आर्टिकल्स यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज डिक्रीजिंग. अगर हमारे को जितने आर्टिकल्स बनाने थे पहले उतने ही आर्टिकल अब भी बनाने हैं, लेकिन यदि हम पर डे नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज्यादा बना लेंगे तो हमें उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बनाने के लिए जितने दिन चाहिए वो दिन कम हो जाएंगे. यानी कि इफ वन थिंग इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू मेक दैट मच नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी decreasing. With the increase in the one, another one is decreasing, so it is your indirect proportion. So indirect proportion होगा तो हम इसमें ले लेते हैं, it is your 360 upon x is to 360 upon x plus 4. It is in proportion with x minus 1 is to x. इसमें हमने ऊपर से नीचे डायरेक्शन ले लिया, इसमें नीचे से ऊपर डायरेक्शन ले लिया, तो हमने ले लिया 360 अपॉन एक्स इज टू 360 अपॉन एक्स प्लस 4. इट इज इक्विवेलेंट टू और इट इज इन प्रपोर्शन विद x minus 1 is to x. We have to find the value of x over here. So we know product of means is equivalent to product of extremes. So we will be multiplying it 360 over x multiplied by your x
इट इज इक्विवेलेंट टू 360 over x plus 4 multiplied by x minus 1. Now x and x both are going to cancel over here, so it will be your 360. It is equivalent to, now we will be multiplying, हमने पहले x को multiply किया 360 upon x से, 360 upon x को multiply किया x से, so it will be 360 upon x multiplied by x. फिर हमने इसको multiply किया minus के 1 से, so it will be minus 360 upon x. फिर हमने 4 को multiply किया x से, तो it will be 4x. 4 को multiply किया minus 1 से, so it will be minus का 4. Now over here x and x is going to cancel. Here it is your this one term, this another term, this another term. Fine. So I'm taking all the constant one side. So it is your 360 minus 360. This minus 4 will come over here, will become plus 4. These are going to cancel, and the remaining over here is minus 360 upon x plus 4x. Now if we will be solving it further, it is your 4. यहाँ पे हमने LCM लिया, that will be your x. It will be minus of 360 plus 4x multiplied by x will become 4x square. This will become 4x square. हमने cross multiply किया, तो it will become 4x. 4 multiplied by x will be 4x. It is equivalent to minus 360 plus 4x square. अब हम इसकी quadratic equation बना लेते हैं, 4x को इधर ले लेते हैं, तो this will become your 4x square minus 4x minus 360, it is equivalent to 0. हमने 4x को इधर ले लिया, तो this will become negative. ये positive था ही, ये minus का 360 है, it is equivalent to 0. If we are going to see over here, all are divisible by 4. तो 4 से हमने इस पूरी equation को divide किया, so this will be x square minus x, and 4 9 is 36. 4 9 is 36, so it is 90. It is equivalent to 0. अब हम इसको middle term splitting करें, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो है वो है माइनस का 90x स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म है वो है माइनस x, यानी सम जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे उन दोनों टर्म्स का सम जो है वो माइनस x आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट माइनस 90x स्क्वायर आना चाहिए. सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 इक्विवेलेंट टू 0. क्योंकि यदि हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ x, और यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ 90x स्क्वायर. सो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लिया, x इज कॉमन, x माइनस 10. सेकेंड टू टर्म्स में 9 कॉमन आ गया, x माइनस 10. देन योर x माइनस 10 इज कॉमन, रिमेनिंग इज x प्लस 9 इक्विवेलेंट टू 0. अब यदि x माइनस 10 0 है, इफ योर x माइनस 10 is equivalent to 0, तो वैल्यू ऑफ x will be your 10. और यदि सेकेंड कंडीशन देखें कि x प्लस 9 इक्विवेलेंट टू यदि 0 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 9. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ डेज हैं वो आपका निगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि सेकेंड कंडीशन तो मानेंगे नहीं है. तो हमारी जो x की जो वैल्यू होगी, यानी जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में, दैट विल बी योर 10. सो दिस इज हाउ, जो भी हमें गिवन है अकॉर्डिंगली हम एक इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, हम चेक करेंगे उनका रिलेशन क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अकॉर्डिंगली वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो हियर आर सम मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 9, the work done by a woman in 8 hours is equal to work done by men in 6 hours and by a boy in 12 hours. If working 6 hours per day, 9 men can complete a work in 6 days, then in how many days can 12 men, 12 women and 12 boys together finish the work working 8 hours a day? यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो जितना काम एक वुमेन 8 आवर्स में कर रही है, उतना ही वर्क 1 मैन 6 आवर्स में कर रहा है, और उतना ही काम 1 बॉय 12 आवर्स में कर रहा है. और हमें ये भी गिवन है कि यदि 9 मैन काम कर रहे हैं 6 डेज तक, 6 आवर्स अ डे, देन हाउ मेनी डेज के अंदर 12 मैन, 12 वुमेन, 12 बॉयज साथ में काम करेंगे, अगर वो काम कर रहे हैं 8 आवर्स पर डे के हिसाब से. तो देखिए, पहले तो हमें जो रिलेशन है, जो भी आपके मैन है, विमेन है, जो बॉयज हैं, उन सबको किसी भी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो भी कन्वर्ट करना होगा मैन के अंदर, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो मैन के साथ गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन कि 8 आवर्स जो आपका विमेन का वर्क है, इट इज इक्विवेलेंट टू 6 आवर्स मैन के वर्क के, और इट इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स बॉय के वर्क के. यानी कि यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो 4 आवर्स विमेन का वर्क इक्वल है
3 आवर्स मैन के वर्क के इक्वल है आपके 6 आवर्स बॉय के वर्क के, यानी कि 4 विमेन एक तरीके से का जितना काम है वो 3 मैन कर लेते हैं और उतना काम 6 बॉयज करते हैं। अब यदि हम 12 मैन 12 विमेन और 12 बॉयज को के काम को मैन के वर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे को किस किस को करना है, 12 मैन प्लस 12 विमेन प्लस 12 बॉयज, ये इन सब का काम मिला के यदि हम देखें कि कितने मेंस के काम के इक्विवेलेंट है, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 12 मैन है, मैन में ही कन्वर्ट करना है, तो 12 मैन तो 12 मैन के इक्विवेलेंट ही काम हो गया। अब देखिए 4 विमेन्स का जो वर्क है वो 3 मेंस के इक्विवेलेंट है। 4 विमेन का वर्क 3 मेंस के इक्विवेलेंट है, तो 1 विमेन का वर्क कितना होगा, 3/4 मैन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और 12 विमेन का कितने के इक्विवेलेंट होगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 12 मैन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिमिलरली 3 मैन का जो वर्क है वो है 6 बॉयज के इक्विवेलेंट। तो 6 बॉयज हैं उनका जो वर्क है वो इक्विवेलेंट है आपके 3 मेंस के इक्विवेलेंट। तो 1 बॉय का वर्क कितने वर्क के इक्विवेलेंट होगा, 3/6 वर्क के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और 12 बॉयज का वर्क कितना हो जाएगा, 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 12 मैन के वर्क के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो इट विल बी राइट, सो 12 मैन प्लस 4 3s are 12, 3 3s are 9, 6 2s are 12, 3 2s are 6, टोटल इतने मैन के इक्विवेलेंट हो गया ये। अगर इसको हम सॉल्व करें फर्दर तो 12 and 9 इट विल बी 21, 21 and 6 27 मैन के इक्विवेलेंट, यानी कि 12 मैन 12 वुमेन और 12 बॉयज यदि साथ में काम कर रहे हैं तो वो 27 मैन के इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं। अब हम क्वांटिटीज देखते हैं। एक तो नंबर ऑफ मैन एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं और तीसरी क्वांटिटी आपके नंबर ऑफ डेज हैं। दीज आर द क्वांटिटीज। इनिशियली जो नंबर ऑफ मेंस थे वो थे आपके 9 और अब नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, 27। Now, if working 6 hours per day, initially they were working 6 hours per day and they were working for 6 days. Now, आपके ये सारे जो लोग हैं जो कि 27 मैन के इक्विवेलेंट है, they are working together and the working hours is your 8 hours per day. तो उनको कितने डेज लगेंगे दैट वी हैव टू फाइंड, और वी आर अज्यूमिंग कि x नंबर ऑफ डेज लगेंगे यदि 27 मेंस 8 hours पर डे वर्क कर रही हैं तो। अब हम डेज का रिलेशन फाइंड करेंगे मैन और आवर्स के साथ। हमने डेज वाला एरो हमने इस तरीके से ले लिया। अब देखिए यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे, यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे तो हमारे को जितने मैन चाहिए उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए वो कम हो जाएंगे। यदि हमारे पास ज्यादा दिन है काम करने के लिए तो हमें ज्यादा लोग क्यों चाहिए, फिर तो कम लोग मिलकर भी उतना काम कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन जो है दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका एरो हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब यदि नंबर ऑफ आवर्स, यदि नंबर ऑफ आवर्स हम पर डे जो काम कर रहे हैं यदि वो इंक्रीज कर दें तो हमें काम को कंप्लीट करने में कम नंबर ऑफ डेज लगेंगे। यदि वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे तो हमको जो काम कंप्लीट करने में जो दिन लग रहे हैं, जो डेज लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे। यानी कि आवर्स एंड डेज दे आर इवन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका एरो भी हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। नाउ वी विल बी फ्रेमिंग द इक्वेशन फ्रॉम यहाँ से यहाँ एरो है तो इट इज योर 27:9, 27:9। ये एरो भी यहाँ से यहाँ है तो इट विल बी 8:6। दे आर इन प्रपोर्शन विद, यहाँ का एरो इधर इस डायरेक्शन में है तो इट विल बी 6:x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम्स। सो 9 multiplied by 6 multiplied by 6 it is equivalent to 27 multiplied by 8 multiplied by x. We have to find the value of x over here. So x will be 9 into 6 into 6 divided by 27 into 8. Now 3 2s are 6, 3 9 is 27, 9 and 9 cancelled, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 times, then it is your 3 divided by 2, or we can say 1.5. So 1.5 days will be required to complete the work if 27 men are working 8 hours a day. So this is how we will be framing the equation
we will be converting it into one thing because यहाँ पे हमें number of men's का वर्क गिवन था, इसीलिए हमने इन सब को number of men's में कन्वर्ट कर लिया. यदि किसी और में गिवन होता तो हम अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लेते. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इसको number of men's में कन्वर्ट कर लिया and then we have solved it further. Now the next question is, some masons promised to do a work in 10 days, but 8 of them were absent and remaining did the work in 18 days. What was the original number of masons? कुछ masons थे जिन्होंने promise किया था कि 10 days में काम कर लेंगे, लेकिन 8 of them जितने भी masons थे उनमें से 8 जो है वो absent रहे. बाकी के जितने भी masons थे उन्होंने उस काम को complete किया. Instead of 10 days they have completed it in 18 days. तो original number of masons कितने थे? हम ये मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ मैसन्स जो थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ मैसन्स वाज योर एक्स. इनिशियली एक्स नंबर ऑफ मैसन्स थे. तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ मैसन्स एंड नंबर ऑफ डेज. अब यदि इनिशियल नंबर ऑफ मैसन्स एक्स थे और एक्स के एक्स काम करते तो वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करते? 10 डेज में कंप्लीट करते. लेकिन अब 8 उनमें से एब्सेंट रह गए, यानी कि जो टोटल मैसन्स एक्स थे उनकी जगह काम कितनों ने किया? x माइनस 8 ने वर्क किया. 8 ऑफ देम वर एब्सेंट, सो काम कितनों ने किया? x माइनस 8 ने किया. और अगर वो x माइनस 8 मैसन्स ने काम किया तो उन्हें काम को कंप्लीट करने में लगे 18 डेज. अब देखिए, यदि नंबर ऑफ मैसन्स कम हो जाएंगे तो जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है काम को कंप्लीट करने में दैट विल इंक्रीज. यदि मैसन्स की नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे तो काम को कंप्लीट करने में जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है वो इंक्रीज हो जाएंगे. यानी कि इफ वन इज इंक्रीजिंग अनदर वन इज डिक्रीजिंग, सो दे आर इन इनडायरेक्ट वेरिएशन. तो हमने एक का एरो नीचे लिया है तो एक का एरो हमने ऊपर ले लिया है. यदि हम इनकी इक्वेशन फ्रेम करें तो इट विल बी x is to x minus 8. It will be in proportion with your 18 is to 10. यहाँ पे एरो यहाँ से यहाँ था तो x is to x minus 8 हो गया. यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है तो it is your 18 is to 10 हो गया. Now again product of means is equivalent to product of your extremes. So 10 multiplied by x is equivalent to 18 multiplied by x minus 8. x minus 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 18 से, x को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से. Now 10x is equivalent to 18 into x will be your 18x minus 18 into 8. Now इस 18 into 8 को हमने इधर लिया और इस 10x को हमने इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 into x को इधर लिया हमने 18 into 8, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया. और यहाँ पे ये 18x, ये 10x को हमने इधर लिया तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया. 18x माइनस 10x करेंगे तो इट विल बी और 8x. तो 8x की वैल्यू हो गई 18 इंटू 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो x विल बी 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई योर 8, दैट मीन्स 18. इनिशियली जो ओरिजिनल नंबर ऑफ मैसन्स थे दैट वाज 18, लेकिन 18 में से 8 एब्सेंट रहे. काम जो किया वो सिर्फ आपके 10 मैसन्स ने ही किया. तो जब आपके 18 मैसन्स थे तो वो 10 डेज में काम कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि 10 मैसन्स ने काम किया तो उनको काम कंप्लीट करने में लगे 18 डेज. So this is how we will be solving the questions. Now let's understand the last two questions. So here is the 11th question. 24 persons working 8 hours a day can complete 2 units of work in 10 days. How many persons are required to complete 4 units of work if they work 6 hours a day for 16 days? तो देखिए हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, आवर्स गिवन है, यूनिट्स गिवन है और डेज गिवन है. ये सारी हमारे पास क्वांटिटीज हैं. अब इन क्वांटिटीज में रिलेशन देखते हैं. तो पहले हमने ले लिया एक लिया पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स वी हैव टेकन, number of hours we have taken, number of units we have taken and number of days we have taken. These are the different quantities. तो first condition में 24 persons हैं जो कि 8 hours a day काम कर रहे हैं, 2 units of work complete कर रहे हैं and they are working for 10 days. So how many persons are required? So we are assuming that the number of persons is your x to complete 4 units. Units कितनी है हो गई हैं? 4 हो गई हैं. If they work 6 hours a day, number of hours is your 6 and for 16 days they are working. So now we have to find the relation of hours, units and days along with your person के साथ क्या relation है, whether they are directly proportional or whether they are indirectly proportional. तो पहले हम number of persons का तो एक arrow ले लेते हैं. हमने ये arrow ले लिया.
अब यदि नंबर ऑफ आवर्स जो है, नंबर ऑफ आवर्स काम करने के पर डे जितने हम आवर्स काम कर रहे हैं वो यदि इंक्रीज होंगे तो हमें काम को कंप्लीट करने के अंदर कम पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। यदि नंबर ऑफ आवर्स हम इंक्रीज कर दे, पर डे जितना हम काम कर रहे हैं वो यदि हम इंक्रीज कर दे तो उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए हमें कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ पर्सन्स दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका एरो हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, यदि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो काम कंप्लीट करना है वो इंक्रीज होंगी, तो यदि नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रही हैं तो हमें काम करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। यदि हमें एक काम करना है उसके लिए 5 पर्सन्स लग रहे हैं, तो यदि हमें 2 काम करना है, 2 यूनिट काम करना है तो उसके लिए हमें ज्यादा पर्सन्स लगेंगे, मतलब 10 पर्सन्स लगेंगे। यानी कि यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ पर्सन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी कि यदि ये एरो इधर है तो इसका एरो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं, जो काम करने के लिए हमें नंबर ऑफ डेज मिल रहे हैं वो यदि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे तो हमें काम को कंप्लीट करने में कम पर्सन्स की आवश्यकता होगी। यानी कि नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन्स दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी यदि इसका एरो नीचे है तो इसका एरो हमारा ऊपर जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी विल बी रिमिंग द इक्वेशन। सो पहले आर्स का ले लेते हैं, तो आर्स का नीचे से ऊपर जा रहा है तो इट विल बी योर 6:8। यूनिट्स का लिया तो हमने इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो इट इज योर 2:4। डेज का एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इट विल बी योर 16:10। दे आर इन प्रपोर्शन विद पर्सन का एरो ऊपर से नीचे जा रहा है तो इट विल बी योर 24:x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equivalent to product of your extremes, so we will be multiplying it। 8 multiplied by 4 multiplied by 10 multiplied by 24, it is equivalent to 6 into 2 into 16 into x. Now here we have to find the value of x. So what the value of x will be? 8 multiplied by 4 multiplied by 10 multiplied by 24 divided by 6 into 2 into 16. Now 8 2s are 16, 6 4s are 24. Now 2 times 4, again 2 cancelled, 4 multiplied by 10 will be your 40. That means 40 persons will be required. If they are working 6 hours a day, they have to make 4 units, they have to complete 4 units in 16 days. So number of persons required will be your 40. So here is the last question. Sister can bake 50 cakes in 25 hours. Sister and mummy together can bake 75 cakes in 15 hours. How many cakes mummy can bake in 15 hours? तो देखिए पहले हमें सिस्टर की डायरेक्टली सिस्टर का वर्क गिवन है, ओनली सिस्टर का। बाद में हमें सिस्टर और मम्मी का कॉम्बिनेशन के अंदर दोनों का कंबाइंड वर्क गिवन है, और हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मम्मी का वर्क पूछा गया है। तो देखिए सिस्टर यदि 50 केक्स बेक कर रही है 25 आवर्स में, 25 आवर्स में शी इज बेकिंग, इट इज द वर्क ऑफ योर सिस्टर 50 केक्स। सो इन 1 hour how many cakes she will be baking? 50 divided by 25, that is 2 cakes she will be baking। 1 hour के अंदर सिस्टर कितना बेक करेगी? 2 केक्स बेक करेगी। अब जब सिस्टर and mother both are working together, in that case they are baking 75 cakes in 15 hours। In 15 hours they are baking 75 cakes। So in 1 hour how many cakes they are baking? 75 divided by 15, that means 5 cakes they are baking। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों मिलाकर 1 hour में कितने केक्स बेक कर रहे हैं? 5 केक्स बेक कर रहे हैं। लेकिन यदि सिस्टर अकेली काम कर रही है तो वो 1 hour में 2 केक्स बेक कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मदर जो है, जो मम्मी है, वो 1 hour के अंदर 5 - 2 मतलब 3 केक्स बेक कर रही है। यहाँ से हमें मम्मी का वर्क पता चलेगा कि जो मदर है वो 1 hour के अंदर टोटल 3 केक्स बेक कर रही है, क्योंकि जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 5 केक्स बेक हो रहे हैं। जब केवल सिस्टर अकेली काम कर रही है तो वो 1 hour में 2 केक्स बेक कर रही हैं। इसका मतलब मदर जो है वो 1 hour के अंदर 3 केक्स बेक कर रही हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि मदर जो है 15 आवर्स में कितने केक्स बेक करेंगी। अब यदि 1 hour में 3 केक्स बेक कर रही हैं तो इट इज योर डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि अगर नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ केक्स जो बेक होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको टेबुलर फॉर्म में लेके वेरिएशंस देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं कि 1 hour में यदि 3 केक्स बेक हो रहे हैं तो इन 15 आवर्स इट विल बी
3 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज 45 केक्स जो होंगे वो बेक हो जाएंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक तरफ हमने लिया नंबर ऑफ आवर्स और दूसरी तरफ लिया नंबर ऑफ केक्स। यदि 1 आवर के अंदर 3 केक्स बेक हो रहे हैं तो 15 आवर्स के अंदर कितने केक्स बेक होंगे। डायरेक्ट वेरिएशन है क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ केक्स भी इंक्रीज होंगे। सो इट विल बी 1:15. It is in proportion with 3:x. So it will be product of means is equivalent to product of extremes. 1 into x is equivalent to 15 into 3, or we can say x is equivalent to 45. यानी टोटल 45 केक्स जो होंगे वो मदर बेक करेगी 15 आवर्स के अंदर। So hope it is clear to you how to solve various questions which are asked in various competitive examination. हमने कोशिश की है कि अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकें उन सबको इनकॉर्पोरेट कर सकें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। This is all from this topic. Soon we will be coming with the more videos related to various competitive examination. If you people are liking the videos, the concepts which we are trying to give incorporating to you, then please like and subscribe the channel and share it with your friends even. Thank you.